बच्चों अभी हमने जो वर्कशीट हमारी 31 थी उसमें हमने देखा कि हमें क्रियापद ढूंढना है। तो पहले हम क्रिया को अच्छे से समझ लें। क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले या होने का भाव उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, जाना, खाना, पूजा करना, सोना, ये सारे क्या है? क्रिया है। अब क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये देखिए, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। अब पढ़, चल, हंस इत्यादि ये सारी क्या है? ये हमारी धातु हैं। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। यदि इसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया है? ना। यदि हमने इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। और इस आधार पर क्रिया का प्रयोग हम 3 रूप से किया जाता है। पहला है मूल धातु, पढ़, चल, हर, हंस। यदि हमें पढ़ धातु है, इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा? इसमें हमने ना लगा दिया तो ना लगाने पर क्या हो जाएगा इसका? पढ़ना। इसी प्रकार से चल में हमने ना लगा दिया तो चलना। इसी प्रकार से हंस में लगा दिया तो हंसना। तो क्रिया के मूल रूप धातु रूप में यदि हम मूल धातु में ना लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। अब क्रिया के 2 भेद हम यहाँ पर देख रहे हैं। 3 भेद देख रहे हैं। एक सामान्य रूप होता है, एक प्रथम प्रेरणार्थक होता है और तीसरा द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। जब कर्ता खुद काम करता है, पढ़ना, खाना, सोना, हंसना, तो वो सामान्य रूप है। जब कर्ता जो है खुद काम ना करके दूसरे को काम कराता है, चढ़ाना, उतारना, पढ़ाना, लिखाना, तो ये क्या हो जाता है? ये प्रथम प्रेरणार्थक हो जाती है। लेकिन जब वो खुद काम ना करके दूसरे को भी काम नहीं करवाता है, खुद भी काम नहीं करता है, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति से काम करवाता है, जैसे माली पौधों में पानी डलवाता है, डालता है नहीं, डलवाता है, तो यहाँ डलवाना, चलवाना, पढ़वाना, ये सब क्या हो जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक। इस प्रकार से क्रिया का प्रयोग हम 3 रूप में करते हैं। अब क्रिया के प्रकार क्या हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्रिया के 2 प्रकार हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? रचना के आधार पर ये हमने 6 और प्रकार की क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है सामान्य क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया जैसे खाता है, पढ़ता है, जाता है। संयुक्त क्रिया क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया में हो जाता है जैसे वह खाना खा चुका होगा। खा चुका होगा, खाना मूल क्रिया थी, चुका होगा उसकी सहायक क्रिया साथ में जुड़ गई, तो इसे हम रंजक क्रिया या संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। उसी प्रकार से तीसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? हिन हिनाना, खटखटाना, फड़फड़ाना, तो इसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। फिर प्रेरणार्थक क्रिया, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, जब हम काम खुद ना करके, जब हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के जब हम काम स्वयं ना करके दूसरों को कराते हैं या दूसरों से करवाते हैं तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। माली पौधों में पानी डलवाता है। बच्चा अपने छोटे भाई को साइकिल से चलवाता है। चलवाता है मतलब यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जब मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया होती है। जैसे मैं भोजन करके स्कूल जाता हूँ,
स्कूल जाना मुख्य क्रिया है, उससे पहले कौन सा कार्य किया उसने? भोजन करके, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अपूर्ण क्रिया, जहाँ पर क्रिया पूर्ण नहीं होती, जिसके साथ सहायक क्रिया नहीं होती, उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं जो हैं कर्म के आधार पर होती हैं, और आपको जो ये गद्यांश के साथ जो अभ्यास के लिए क्रियापद छांटने को दिया है, उसमें आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया छांटने के लिए ही कहा गया है। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब कर्ता ने कोई कार्य किया, उस कर्ता के किए हुए काम का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के किसी कर्म पर पड़े, जैसे राम ने खीर खाई, तो किस चीज़ पर प्रभाव पड़ा? राम के ऊपर या खीर के ऊपर? खीर खत्म हो गई, तो खीर क्या है? कर्म। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे न पड़ के कर्म पर पड़ता है, तो कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ? वीडियो। क्या बन रही है? मैं, मेरे ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। किस पर परिवर्तन हो रहा है? वीडियो आगे बनती चली जा रही है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसका सबसे आसान तरीका है, आप क्रिया से, क्रिया क्या है? बना रहा हूँ, क्रिया से प्रश्न करो क्या बना रहा हूँ, किसे बना रहा हूँ, किसको बना रहा हूँ। इन तीनों का जवाब यदि आपको मिल जाता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जहाँ जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जब एक कर्म होता है तो एक कर्मक क्रिया, और जब दो कर्म होता है तो द्विकर्मक क्रिया। जैसे मैं बच्चे को खाना खिलाती हूँ, मैं खाना खिलाती हूँ, ये एक क्रिया है। लेकिन जब मैंने क्या कहा इसमें? मैं बच्चे को खाना खिलाती हूँ, तो यहाँ पे बच्चे को, बच्चा कर्म है और खाना खिलाना दूसरा कर्म है। तो जहाँ दो कर्म होते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है, जहाँ एक कर्म होते हैं वहाँ एक कर्म क्रिया होती है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव, कर्ता ने कोई काम किया, उसका प्रभाव किसी अन्य पद या कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़े। किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, तो कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्ता ने जो भी काम किया है और उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे हम चल रहे हैं, यहाँ पर चलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम थक रहे हैं, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता काम करने वाले पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया। पहली पहचान ये है। दूसरी पहचान है, क्रिया से प्रश्न करो क्या, किसे, किसको। यदि इसका जवाब मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया, यदि क्रिया का प्रभाव इस पे क्रिया से प्रश्न करने पर इसका जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया।